नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और दिल्ली सीएम मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे और कल शाम को देहरादून से उत्तरकाशी जाएंगे। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे और उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो में वो शामिल होंगे और उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड के सभी गणमान्य व्यापारी वर्ग के साथ रूबरू होंगे, उनसे वर्चुअल बात करेंगे और उत्तराखंड ट्रेडर्स डायलॉग के रूप में उनके साथ संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के बाद मनीष उत्तरकाशी के लिए निकलेंगे और उनका रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में होगा। उससे अगले दिन आप नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको निम कहा जाता है, उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद आप शौर्य स्थल जाकर हमारे देश के शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद ज्ञानसू टनल से एक बड़ी और विशाल रैली का जो आयोजन किया। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपने अपने हिसाब से वोटरों को अपनी ओर खींच रही हैं। आम आदमी पार्टी में चुनावी बिगुल फूट चुकी है और आगरा में आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे 300 यूनिट मुफ्त बिजली गारंटी अभियान चलाया, जिसमें जिन लोगों के बिल बकाया हैं एक सीमा तक वो भी माफ होंगे। आप कार्यकर्ताओं के साथ आप पार्टी की प्रदेश महासचिव डॉक्टर हृदेश चौधरी मौजूद रहीं और डॉक्टर हृदेश का कहना था कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव के लिए तैयार है और जनता का भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहा है। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ताजनगरी आगरा में दम दिखा रही है। आम आदमी पार्टी ने आज जनता के बीच मुफ्त बिजली योजना अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, साथ ही जिनका बिल बकाया वो भी माफ़ किया जाएगा। लेकिन एक पैम्पलेट आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक पैम्पलेट छपवाया गया और साथ ही एक गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। इस प्रकार का अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं ये गारंटी कार्ड दिखाकर वो 300 यूनिट बिजली फ्री करा सकते हैं, साथ ही जो पुराना बिल है वो बकाया माफ करा सकते हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टी वोटरों को साधने में लगे हुए हैं और आगरा के फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। साथ ही ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा मुख्य अतिथि इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान ये ब्राह्मणों को साधने में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिशें की गई हैं। आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा इसमें शामिल हुए हैं और भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए प्रबुद्ध समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और बिल्कुल कमर कस लिया है। उसी को देखते हुए यहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं मनोज पांडे, जो कैबिनेट मंत्री हैं और प्रबुद्ध जन प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो आज किया गया है, तो क्या लगता है? ब्राह्मण बहुत सुंदर प्रबुद्ध सम्मेलन था। प्रबुद्ध समाज के लोगों की पूरी मदद, पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद हमें नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। और आज जैसा राजेश शर्मा जी ने यहाँ पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति का लोकार्पण का यह शुभ अवसर और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर दिया, मैं सभी आयोजक साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज ये समाज निकल पड़ा है उत्तर प्रदेश में और वो उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही अब चुप होगा और लगातार वो तब तक लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार न हो। हम हैं, हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, मैं चाहूँगा इनके भी बयान आप। हाल ही में यहाँ आसुर सदन में प्रेक्षागृह में कैबिनेट मंत्री थे श्रीकांत शर्मा और उनके समक्ष ब्राह्मण समाज ने नाराजगी व्यक्त की थी। तो क्या लगता है इस नाराजगी का फायदा सपा सरकार लेगी? मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज यह समाज अपने आप में इस चीज़ के लिए चिंतित है कि उसके समाज के लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, उनका अपमान हो रहा है और कहीं ना कहीं वो उपेक्षित हैं।
तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी का अहम रोल रहेगा सत्ता में आने के लिए? मैं समझता हूं कि आज़ादी से लेकर और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने तक में, देश को शिक्षा देने में, संस्कार देने में, सभ्यता देने में, आर्थिक रास्ते दिखाने में सब जगह ब्राह्मण समाज ने अगुवाई किया है। आज इस परिवर्तन में भी उत्तर प्रदेश की एक नई सरकार को गठित करने में ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका होगी। क्या लगता है बीजेपी सरकार में समर्थ जो है ब्राह्मण समाज है वो नाराज है और ब्राह्मण समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मण समाज कुछ अपने लिए अलग से कुछ नहीं मांगता, कभी वो देने का काम करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज ये जरूर चाहता है कि जो सम्मान है उसे मिले, जो अधिकार है उसे मिले। भारत का जो संविधान है उस संविधान में दी गई जो व्यवस्थाएं हैं उस समाज को भी दी जाए और सारे समाज के लोगों को दी जाए। तो ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे जी, जो लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन में जाकर प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना जनाधार बटोर रहे हैं और ब्राह्मण समाज को अपनी ओर खींचने की एक कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर 2022 में फतेह ग्रहण करेगी। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज। और अब खबर गाजीपुर से, जहां समाजवादी विजय रथ यात्रा पर एसपी का बयान। समाजवादी विजय रथ यात्रा को अनुमति नहीं मिली है। अगर कार्यक्रम किया जाएगा तो वो अवैध कार्यक्रम होगा। बिना अनुमति के अगर हुए कार्यक्रम तो आगे कार्रवाई भी होगी। वहीं 16 नवंबर को मोहम्मदाबाद में आयोजित होना है ये पूरा कार्यक्रम। और अब ऐसे में यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट किया गया, एसपी की तरफ से इस पर बयान भी दे दिया गया कि अगर ऐसे में, क्योंकि कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है, कार्यक्रम किया जाता है तो इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम की कोई परमिशन नहीं दी गई है शासन और प्रशासन के द्वारा, इसलिए कल यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा। और फिर भी हमने एहतियात के लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की है। सर, यहाँ पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम होगा, एक्सप्रेस पे चढ़ने दिया जाए या ना चढ़ने दिया जाए, तो उसको रोकने के लिए आप लोग कुछ किए? हमने पूरी व्यवस्था की है और फिर भी हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और जो भी एक प्रोग्राम होगा ये वो इलीगल होगा और जो लोग इलीगल काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए आगरा के आरई सख्त हो चुके हैं। आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता, जिलाधिकारी पीएन सिंह और नगर आयुक्त निखिल फुंट ने संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर काम कर रही कार्यदायी संस्थाओं को दिशा निर्देश दिए। पानी के छिड़काव के बाद हरी मैट का पर्दा लगाकर उसे गीला किया जाए, उसके बाद काम किया जाए ताकि धूल धक्कड़ ना उड़े और प्रदूषण ना फैले। मेरठ से खबर है, जहां संबित पात्रा ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और कहा देश के विकास के लिए जिन्ना नहीं विवेकानंद चाहिए। राहुल और सोनिया गांधी को जी का जंजाल बताया। यूपी की सरकार अब माफियाओं की नहीं, विकास की सरकार। माफियाओं के खात्मे से उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल बना है। औरैया में किरणमय नंदा ने समीक्षा बैठक की है। 2022 चुनाव के मद्देनजर यह अहम बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं, बूथ प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की गई और आगामी 2022 में भारी बहुमत के साथ जीत की योजना बनाई गई। उम्मीदवारों के चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, यह भी इस दौरान स्पष्ट किया गया। तो समीक्षा बैठक की गई है। किरणमय नंदा ने समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ इस समीक्षा बैठक में 2022 चुनाव के मद्देनजर ये बेहद खास और अहम बैठक हुई है। वहीं किरणमय नंदा इसमें शामिल होते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनावों को लेकर के जीत की योजना उनके द्वारा तैयार की गई है। कार्यकर्ताओं, बूथ प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों के साथ ये बैठक की गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लेटर पैड लेकर एडमिशन कराने के लिए एक छात्रा एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंची और
कुलपति को लेटर पैड पर शक हुआ तो उन्होंने डिप्टी सीएम कार्यालय पर फोन करके छानबीन की तो पता चला कि लेटर फर्जी है, जिसके बाद कुलपति ने बारादरी थाने में छात्रा और लेटर जारी करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह के पास एक छात्रा लगातार एडमिशन का दबा रही थी। वो आए दिन फोन कराती थी, जिसके बाद वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लेटर पैड लेकर एडमिशन कराने के लिए कुलपति के पास पहुंची और उन पर स्नातक में एडमिशन का दबाव बनाया। कुलपति को लेटर पर शक हुआ तो उन्होंने डिप्टी सीएम के कार्यालय पर फोन करके जानकारी ली। तब पता चला कि वहां से एडमिशन के लिए कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है और इसके बाद कुलपति ने बारादरी थाने में छात्रा और पत्र जारी करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। पवित्र शहर काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक चूल्हे के शुभारंभ के साथ 2 स्टार कमरा युक्त भवन का उद्घाटन किया गया, जहां काशी आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। प्रतिष्ठित करीवेना के ताज में एक और पंख जुड़ गया है और इस सुविधा के कमरों में भक्तों के लिए सबसे आधुनिक सुविधाएं होंगी। अखिल भारतीय करीवेना सत्रम प्रसिद्ध प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थान है, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। करीवेना एक सदी पुरानी धार्मिक संस्था है, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के आत्मकुर के पास करीवेना नाम के एक छोटे से गांव के धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के एक समूह ने की थी। देश के अलग अलग प्रमुख पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के बीच एक जाना पहचाना नाम करीवेना जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाती है। हालांकि इसका प्रबंधन ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी जातियों और पंथों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा युवती के भाई की ओर से 304B में किया, तो वहीं दूसरा मुकदमा पुलिस ने अपनी ओर से पथराव और बवाल का अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया। तीसरा मुकदमा बाजार कमेटी की ओर से तोड़फोड़ हंगामा करने को लेकर के किया गया, जिसमें बीजेपी नेता के नाम शामिल हैं। चौथा मुकदमा बीजेपी नेता गौरव प्रजापत द्वारा करवाया गया है, जो मुकदमा 307 का है। अधिकारियों ने इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया है। अब आपको यह भी बताएं कि एक हिंदू युवती ने 1.5 साल पहले एक विशेष समुदाय के व्यक्ति से शादी कर ली और शाहगंज क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। उसके बाद परिजन पहुंचे तो वहां उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। भाइयों अब नेता वहां पर पहुंचते हैं, भाई पहुंचता है तो बवाल कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को जेल भेजा है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आगरा सागंज में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा पुलिस ने अपनी ओर से बलबे का दर्ज किया, तो दूसरा मुकदमा लड़की के परिजनों की ओर से दही हत्या का किया। तीसरा मुकदमा उन दुकानदारों की ओर से किया है जो भाजपा के जो नेता थे भाजपाइयों के, उनके खिलाफ दर्ज किया गया लूटपाट और तोड़फोड़ का। तीसरा मुकदमा जो भाजपा नेता है गौरव प्रजापत, उनकी ओर से दर्ज किया गया है। ये 307 का मुकदमा। आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला एक जो हिंदू युवती थी उसने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति से 1.5 साल पहले शादी की, लेकिन उसके बाद उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। उसके बाद कहने गए जो भाजपा नेता है पत्नियों के साथ गए तो वहाँ बवाल हुआ, पथराव हुआ, फायरिंग हुई। उसके बाद लगातार पुलिस फोर्स वहाँ तैनात है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़, आगरा। राजधानी लखनऊ एक बार फिर से शर्मसार हुई है। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। घर में काम करने वाले लड़के ने यह हैवानियत की। बिहार के पटना का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है। बच्ची की चीख सुनकर के परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी सनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुराने लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। और आप कौन हैं? बच्ची की मैं माँ हूँ। कितने दिन की है बच्ची? 10 महीने की है। 10 महीने की बच्ची है जी। क्या प्रकरण हुआ था, क्या घटना हुई? वो घटना हुआ, खेल रही थी, खेलते खेलते वो बोला कि हमने चलते बिटिया के लेके खिलाने के लिए लेके गया और बिस्तारा के अंदर लेके चले गए। हमने कहा कि बिटिया अभी नहीं सोएगी, इसको मूड नहीं है सोने का, वो बाहर खेलेगी। लेके चला गया जबरदस्ती। हमने अचानक से रोया, हमने जाके गोद में लिया तो देखे तो लेकर पूरा गीला है। अच्छा। फिर
फिर रोने लगा तो हम मेरे हस्बैंड नहीं थे, चले गए थे मार्केट। हमने फ़ोन करके मेरे अपना हस्बैंड के बुलाए, तो आए मार्केट से। तो हमने डॉक्टर के यहाँ गए हैं, गुलाबनगर डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ गए तो वहाँ इलाज करा के लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर शर्मसार हुई। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र पुराने लखनऊ में एक 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची का पिता यहाँ चूड़ी का काम करता था, जो कि अपने साथ काम करने के लिए अपने गांव से एक साथी को लेकर आया, जिसने कि कल रात घटना को अंजाम दिया और 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची इस वक्त लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ जो लोग हैं, इन लोगों का हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस का भय धीरे धीरे इन लोगों के अंदर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, जो इस तरह की घटना को ये लोग यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। गाजियाबाद के मोदी नगर नगर पालिका के गेट पर आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक सफाई कर्मचारी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से आग नहीं लग पाई और कर्मचारी की जान बचा ली गई। कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। कर्मचारी ने बताया कि वो खुद पर लगे छेड़छाड़ के मुकदमे से परेशान है। इसके अलावा उसका सीनियर उसे परेशान करता है और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा नगर पालिका के गेट पर युवक पर बाल्टी भरकर पानी डाला जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इससे ठीक पहले युवक ने खुद को आग लगाने का प्रयास किया था। बुलंदशहर से खबर है जहां गुलावटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने 14 डकैतों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 14 तमंचे, एक कैंटर मिनी ट्रक बरामद और चोरी के 18 गाटर सहित तमाम लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ है। स्वाट और थाना पुलिस ने मिलकर के ये कार्रवाई की है और बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज में ये जो लोग हैं वो घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है और इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की है। गुलावटी पुलिस के द्वारा ये एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है और इसमें बड़ी सफलता उनको मिली है। चोरी के 18 गाटर सहित तमाम जो लूटा हुआ माल है वो बरामद होता है। कब्जे से 14 तमंचे, एक कैंटर मिनी ट्रक बरामद हुआ है। अब आगरा से खबर है जहां आपसी विवाद में अस्पताल हुआ। दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायत करने के बाद भी अस्पताल मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं महिला के साथ मारपीट और दबंगई का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना शमशाबाद क्षेत्र के शकुंतला अस्पताल का ये मामला है, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो आपसी विवाद में अस्पताल में यह हंगामा होता है। तो आपसी विवाद में अस्पताल में यह हंगामा होता है। दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की है और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। दरअसल हाथापाई होती है और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, महिला के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी होती है और हाथापाई होती है। अस्पताल के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। दरअसल महिला के साथ मारपीट और दबंगई का ये पूरा वीडियो भी सामने आ रहा है और आपसी विवाद में अस्पताल में ये जम करके हंगामा होता है। हालांकि इस हंगामे को लेकर के देखिए, पहले ये गेट बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जो है हाथापाई की जाती है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाश इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं। मोटरसाइकिल और लूटी हुई चेन भी बरामद की गई है। एक महिला की चेन छीनकर आप यहां फरार हो रहे थे। थाना कोतवाली नगर में केस दर्ज हुआ है। चेन स्नैचिंग से जुड़े इस मामले में अब यहां पर सफलता मिली है पुलिस को और मोटरसाइकिल और लूटी हुई चेन फिलहाल बरामद कर ली है। और ऐसे में अब आगे आने वाले समय में पूछताछ के जरिए इससे पहले कितनी और घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, क्या क्या और इनके पास सामान है, ये सभी चीज़ें पूछताछ के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। एटा की जेथरा पुलिस को सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया और पैसों के लेन देन में पुरानी रंजिश में हत्या की गई। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हो चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपी मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस को सफलता मिली है और बड़ी शिद्दत के साथ हालांकि पुलिस ने इसमें कोशिश की, आरोपी तक पहुंचे। पैसों के लेन देन को लेकर के ये पूरा विवाद होता है। एटा की जेथरा पुलिस को फिलहाल कामयाबी मिली है। कल यानी 13 नवंबर की रात्रि में एक व्यक्ति की सोते समय कुल्हाड़ी से
और उसकी चारपाई पर ही मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ी जघन्य तरीके से ये हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना के 12 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ से खबर है, जहां शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की घोषणा हुई है। सैयद अली जैदी बने शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन। निर्विरोध चुने गए अली जैदी चेयरमैन और 15 सालों से वसीम रिजवी थे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। चुनाव में नहीं पहुंचे सदस्य सैयद फैजी और वसीम रिजवी, लेकिन निर्विरोध ये चुनाव होता है। चेयरमैन की घोषणा हो चुकी है। चुनाव में हालांकि सदस्य नहीं पहुंचे सैयद फैजी और वसीम रिजवी, लेकिन इस दौरान चेयरमैन की घोषणा हो चुकी है। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की घोषणा हुई है। सैयद अली जैदी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और ये निर्विरोध चुनाव हुआ है। निर्विरोध अली जैदी चेयरमैन पद के लिए चुने गए हैं और उनका ये चयन हुआ है, चुनाव हुआ और निर्विरोध तरीके से उनको चुन लिया गया। हालांकि चुनाव में सदस्य सैयद फैजी और वसीम रिजवी शामिल नहीं हुए, नहीं पहुंचे, लेकिन अब ऐसे में ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाम की घोषणा हो चुकी है। सैयद अली जैदी शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। तो चेयरमैन की घोषणा हो चुकी है और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चुना जा चुका है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।